अगर आपको पता चले कि छत्तीसगढ़ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला पत्ता फेंक दिया है विधानसभा सीटों के लिए, कुछ सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर 21 सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इसमें 2-3 सीटें हैं जिन पर खासी सुर्खी बनी। एक तो पाटन की सीट जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने उनके रिश्तेदार और दुर्ग से सांसद जो कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है विजय बघेल को उतारा है। विजय बघेल एक बार पहले भी भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव में पटकनी दे चुके हैं। 2008 की बात है जब विजय बघेल ने भूपेश बघेल को 7,500 वोटों से हराया था। उसके अलावा वो हारे हैं। ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त के भाषण के दौरान कई और नई स्कीम्स का ऐलान किया, जिसमें निर्माण श्रमिकों को 1,500 रुपये की आजीवन पेंशन, या फिर स्कूल के सिलेबस में शामिल होगी छत्तीसगढ़ी भाषा, सम्मान, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के उत्कृष्ट खिलाड़ी, मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा आदि इत्यादि। इससे इतर अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह 20 तारीख को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, रायपुर जाएंगे और इसके अलावा जनजातीय मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 26 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महासमुंद का दौरा करेंगे। तो ये कुछ हालिया अपडेट्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में। मैंने आपसे कहा सुर्खियों के बारे में, तो बीजेपी की जो 21 उम्मीदवारों की सूची है उसमें एक सुर्खी ये बनी कि सीएम के सामने कौन होंगे। दूसरी ये भी बनी कि जो बीजेपी के एक चर्चित नेता हैं, उभरते हुए युवा नेता हैं, जो आईएएस का पद छोड़कर, रायपुर की कलेक्ट्री छोड़कर पिछली दफ़ा खरसिया से चुनाव लड़े थे उमेश पटेल के खिलाफ और हार गए थे, ओपी चौधरी। खरसिया से इस दफ़ा पार्टी ने कोई दूसरा उम्मीदवार दिया है और चर्चा है कि ओपी चौधरी को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट पर, सुरक्षित इन द सेंस SC/ST के लिहाज से सुरक्षित नहीं, क्योंकि ओपी चौधरी ओबीसी समुदाय से आते हैं, बल्कि ऐसी सीट जहां पर उनकी जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हों ताकि वो पार्टी संगठन के काम को और देख सकें। इस पर बात हो रही है। बात इस पर भी हो रही है कि क्या अब भूपेश बघेल के समानांतर जो एक नए कांग्रेस अध्यक्ष आए हैं और सांसद हैं बस्तर से दीपक बैज, उनके दोनों के बीच की आपसी संयोजन कैसा है, टिकट वितरण में किसकी चलेगी। भूपेश बघेल का खेमा कई बार ये संकेत कर चुका है कि जो नॉन परफॉर्मिंग MLAs हैं उनको उनका टिकट काटा जाएगा, उनको ये विकल्प दिया जाएगा कि सत्ता में लौटने पर उन्हें समायोजित किया जाएगा। तो चॉइस उनकी है। नज़रें इस पर भी हैं कि वहाँ पर जो पार्टी की इंचार्ज हैं कुमारी शैलजा, जो कि सोनिया गांधी की खास मानी जाती हैं, हरियाणा की अंबाला सीट से कई बार सांसद रही हैं और यूपीए की सरकारों में मंत्री भी रही हैं, इधर 2 बार से वो चुनाव हारी हैं। उनका क्या रोल रहेगा इन सब के ऊपर। तो कुछ ओल्ड गार्ड हैं, कुछ न्यू गार्ड हैं। TS सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल की चर्चा है, जो फिलहाल कुछ मंद पड़ी है उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं हुई है। उधर बीजेपी के खेमे की बात करें तो पुराने चावल हैं जिन पर बात हो रही है, लेकिन कोई नया प्रखर चेहरा सामने आए ऐसा नहीं दिख रहा है। वही रमन सिंह, वही बृजमोहन अग्रवाल, वही पुरानी भाजपा। तो ये पुरानी भाजपा में नयापन क्या आएगा और पार्टी किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार। आपका एक एक करके परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। हमारे साथ हैं वो जो कमाल के पत्रकार हैं, कमाल के इंसान हैं और जिन लोगों से मैं बहुत सीखता हूं उनमें से एक हैं आलोक पुतुल जी। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका नेता नगरी में। आलोक जी देशबंधु अखबार के एडिटर रह चुके हैं और नक्सलवाड़ी और अबूझमाड़ जैसी किताबें लिख चुके हैं। तीसरे पत्रकार वो हैं जो सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल सरकार पर अपनी चुटीली टिप्पणियों के लिए विख्यात हैं, याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी, आलोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। जी नमस्कार। नमस्ते। बहुत धन्यवाद। नमस्कार 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 आलोक जी और याज्ञवल्क्य जी। सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ का मंजर, क्या फैक्टर्स हैं और हाल फिलहाल की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके क्या संकेत और निहितार्थ समझ में आ रहे हैं? ये कल जो भाजपा की लिस्ट आई है, पहली लिस्ट 21 लोगों की, इससे छत्तीसगढ़ में चुनावी कामकाज सभी पार्टियों का शुरू हो गया, बढ़ गया। अब दिक्कत यह है कि जो बीजेपी की पूरी तरह से खोई हुई 21 सीटें थी, जिनमें आज सारे के सारे कांग्रेस विधायक हैं या भाजपा कई चुनाव जिन सीटों पे हार चुकी है, वहां की ये लिस्ट है।
और ऐसा माना जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि भाजपा के लिए जो मुमकिन थे उम्मीदवार, उनमें ये सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के किसी को हरा सकेंगे कि नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये भाजपा के बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं, इनमें से अधिकतर नाम। तो अब ये देखना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे कौन रहते हैं, क्योंकि जैसी चर्चा है कि कांग्रेस के बहुत से एमएलएज के हार जाने का एक खतरा दिख रहा है, उनको हटाए जाने की संभावना दिख रही है। पार्टी हो सकता है कि बहुत से नए चेहरों को उतारे, कितना हौसला कर पाती है ये पता नहीं, लेकिन भाजपा ने शतरंज के इस खेल में पहला प्यादा चल दिया है, पहली गोटी चल दी है, या फुटबॉल के मैदान में कहें तो पहला किक लगा दिया है और खेल को शुरू कर दिया है। तो आज छत्तीसगढ़ का माहौल जो है ये चुनावी तैयारियों से भर गया है एकदम। हर पार्टी में अलग अलग स्तर पर चुनावी बातचीत चल रही है, तैयारी चल रही है। लेकिन मैं एक दिलचस्प बात आपको बतलाना चाहता हूं कल की। कल जिस वक्त ये लिस्ट आई, उस वक्त भाजपा के छत्तीसगढ़ के एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति जो चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी से लैस हैं, वो मेरे अखबार में मेरे सामने यहाँ बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। उनसे मैंने पूछा कि कल से ये चर्चा चल रही है कि कुछ लोगों की लिस्ट आने वाली है, आज क्या मामला है? तो उनका कहना था, अरे अखबार वालों के पास कोई खबर नहीं रहती है तो इस तरह की लिस्ट वगैरह की खबरें छापते रहते हैं। और उनके पीछे मेरे कमरे में टीवी पे देखा मैंने, तो उसमें लिस्ट आ रही थी छत्तीसगढ़ की। यानी छत्तीसगढ़ भाजपा के एक बड़े की पर्सन जो कि इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको इस बात की हवा भी नहीं थी कि पार्टी की एक लिस्ट आ रही है। तो मैं इस बात को और कहना चाहता हूं इसके साथ में कि छत्तीसगढ़ भाजपा एक किस्म से कॉलोनी की तरह चलाई जा रही है, जैसे कि लंदन से हिंदुस्तान को एक कॉलोनी की तरह एक वक्त चलाया जाता था। छत्तीसगढ़ भाजपा को ज्यादा नहीं मालूम है इस बारे में कि क्या होने जा रहा है, किनको टिकट मिलेगी, कौन लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे, कुछ इस किस्म का माहौल है। ऐसे माहौल के बीच में अब आज से चुनावी तैयारियां सभी पार्टियों की चालू हो गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। बीजेपी के खेमे में लिस्ट के साथ पहली तैयारी के संकेत तो दिखने लगे, लेकिन चेहरा कौन होगा, नेतृत्व कौन सा होगा? नरेंद्र मोदी के अलावा स्थानीय स्तर पर किन चेहरों को आगे रखकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी? क्या संभावना दिखती है आपको? वही पुराने लोग या फिर कोई नया? भाजपा ने इसके पत्ते जो है अब तक नहीं खोले हैं। भाजपा खुद पशुपेश में है। साल भर पहले तक हालत ये थी कि ये मान लिया गया था कि रमन सिंह इस पार्टी में बिल्कुल अछूत की तरह जो है छोड़ दिए गए थे, किनारे कर दिए गए थे। पिछले साल भर से कम रमन सिंह को महत्व मिलने लगा है। रमन सिंह दोबारा अलग अलग कार्यक्रमों में, बैठकों में नजर आने लगे हैं। ताकतवर नेता के रूप में फिर से उनको चिन्हांकित किया जा रहा है। लेकिन ये बात तो बहुत साफ है कि रमन सिंह की उम्र को देखते हुए भाजपा उन पर दांव लगाएगी सीधे सीधे, या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी उनको, इसकी संभावना कम है। दुर्भाग्य से अब तक भाजपा के हिस्से कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसको वो चेहरा बना सके, बता सके। पर दावेदार तो फिर भी होंगे ही आलोक जी पार्टी में। दावेदार तो लगातार रहे हैं पिछली सरकार में। अरे तो खुल के बताइए ना कौन है कि और किसके क्या तर्क हैं? रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस जमाने में भी मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे। जी कौन थे? बृजमोहन अग्रवाल से लेकर प्रेम प्रकाश पांडे तक की जो दिल्ली के दौरे रहे हैं लगातार, आदिवासी एक्सप्रेस चलते रहे हैं, राम विचार नेताम जो है वो दौड़ में शामिल हैं। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनकी भाव भंगिमा को लेकर लोग तो अब ये कहने लग गए हैं कि वो तो जिस दिन से पार्टी अध्यक्ष बने हैं उस दिन से मुख्यमंत्री की तरफ पेश आ रहे हैं। हालांकि ऐसा मुझको दिखाई नहीं पड़ता व्यक्तिगत तौर पे। ओपी चौधरी जिनका जिक्र आपने किया अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, ओपी चौधरी एक जाना पहचाना नाम है, पार्टी उन पर भी दांव लगा सकती है। तो नेता तो कई हैं, लेकिन शायद चुनाव से पहले भाजपा ये खतरा मोल नहीं लेगी कि किसी एक चेहरे को सामने रखे और चुनाव लड़े। आपने रामविचार नेताम का जिक्र किया, नंद कुमार साय के जाने से बीजेपी को झटका लगेगा
क्योंकि परंपरागत रूप से आदिवासी इलाकों में पार्टी कमज़ोर रही है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो पिछले चुनाव में भी अक्रॉस द स्टेट हारे, है ना, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा खेत रहे वो बस्तर और उसके आसपास के इलाके थे। बस्तर का इलाका और रामविचार नेताम का जो इलाका रहा है सरगुजा जी, पूरी की पूरी तमाम सीटें जो हैं, मैं इसको बताऊं कि विधानसभा की 1 से 19 तक की जो सीट है उस पे बीजेपी हार गई, जो सरगुजा का हिस्सा था, और आखिरी जो हिस्सा है 90 से इधर जो बाकी 12 सीटें हैं वो जो है बीजेपी हार गई। तो आदिवासी इलाकों में और बाकी मैदानी इलाकों में भी 90 में से आज की तारीख में बीजेपी के पास केवल 13 सीटें हैं जी। तो बीजेपी तो लगभग साफ है। अब बीजेपी के हिस्से केवल पाने के लिए है, खोने के लिए शायद कुछ और नहीं होगा। अच्छा, और कौन से मुद्दे हैं जो आप तीनों लोगों को लगता है कि जिनको बीजेपी उठाएगी? भूपेश बघेल, इसके बाद हम भूपेश बघेल पर चर्चा करेंगे। बीजेपी की टीम में कौन से मुद्दे हैं? बीजेपी के हिस्से अभी फिलहाल तो ये दिखाई पड़ रहा है कि ईडी आईटी के जो छापे हैं और उससे निकलने वाले जो कागज हैं, जो मुकदमे हैं, वो बीजेपी की प्रायोरिटी में हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी बीच में कुछ रैलियां की, सरकार के जो गौठान हैं वहां जाके प्रदर्शन किया, गौठानों की हकीकत जो कोट अनकोट मैं कह रहा हूं हकीकत जो है वो सामने लाई। तो बीजेपी इन मुद्दों को उठा तो रही है, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा बीजेपी के हिस्से अब तक नहीं आ पाया है। धर्मांतरण एक बड़ा मामला रहेगा बस्तर के इलाके में, जहां ईसाइयों पे अत्याचार की बड़ी घटनाएं हुई हैं और बीजेपी ने अपने आप को गोलबंद करने की कोशिश की है उस इलाके में। बीजेपी वहां मजबूत भी हुई है बस्तर के इलाके में। यही हाल सरगुजा के इलाके में होगा, धर्मांतरण। मध्य छत्तीसगढ़ का जो बेमेतरा का हिस्सा है, जहां बीरनपुर का दंगा हुआ, कबीरधाम जहां कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई, तो इन सब इलाकों में हिंदुत्व जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। जी, याज्ञवल्क्य जी, भूपेश बघेल सरकार पौने 5 साल की परफॉर्मेंस बताइए। बहुत सारी चीजों में भूपेश सफल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ी मॉडल को प्राउड बनाने में जो कवायद शुरू की थी कि ये छत्तीसगढ़ी है, ये छत्तीसगढ़ी गौरव है, इसको गौरव के रूप में देखना चाहिए, वो इसमें सफल हो गए। ये एक अलग प्रश्न है कि जिस छत्तीसगढ़ी संस्कृति, जिस छत्तीसगढ़ी भाषा, क्षमा कीजिएगा, छत्तीसगढ़ी बोली की वो बात करते हैं, वो छत्तीसगढ़ के जो नक्शा है उसमें कितनी जगहों पर वो प्रभावी है। उत्तर छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है, कितनी जगहों पे उसकी उपलब्धता है, वो एक अलग विषय है। मगर वो उस मूल मैदानी इलाका जिसे हम छत्तीसगढ़ी कहते हैं, उसमें जो परंपराएं हैं, प्रचलन में है, उनको उन्होंने एक गौरव के रूप में स्थापित कर दिया, इसमें इनकार नहीं है। बीजेपी का जो फेवरेट इशू है, जो कोर इलाका रहा है, गाय, राम, गोबर, गौमूत्र, इसको वो बहुत सधे तरीके से, बहुत कुशलता से वो उससे छीन ले गए हैं। और अभी कल ही उन्होंने बस्तर में जो संकल्प शिविर था उसमें उन्होंने ये इन शब्दों में ही अपने कार्यकर्ताओं के अंदर रोज भरने की कोशिश की है कि राम छीन लिया, गाय छीन लिया, और कर्नाटक में तो गदा हनुमान जी ने चला दी। तो वो इस चीज का मुकम्मल फायदा उठाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि जो उनके कोर इश्यूज थे वो अब हमारे पास हैं और इस पे काम करो। हाँ, ये सही है कि जैसा आलोक सर ने कुछ यूं अंदाज में कहा कि गौठान गए थे, और तो गौठानों को लेके भ्रष्टाचार के हस्ताक्षर बहुत मजबूत स्याही तरह हैं, उससे इनकार नहीं है। सरकार के जो दावे हैं, सरकार ने विधानसभा में जो जानकारी दी है, उसको ही अगर तुलनात्मक उसका अध्ययन कर दें तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो जाते हैं। सरकार अपने ही जवाबों में बड़ी बुरी तरीके से परेशान, हैरान है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र में भूपेश बघेल हैं, इससे इनकार नहीं है। और ये भी दिलचस्प है कि कल ही बस्तर में उन्होंने इस बात को भी कहा कि मुझे निशाना बनाया गया क्योंकि चेहरा तो मैं ही हूं। ये ध्यान रखना चाहिए सौरभ जी कि दिल्ली में जो आखिरी मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल मौजूद थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर बहुत सारे उलटफेर हुए। टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम के रूप में उस शाम नियुक्त हो गए, बन गए, नियुक्त हो गए। मोहन मरकाम जी, जिनको हटाने के लिए भूपेश बघेल पिछले 1.5 साल से जहमत कष्ट उठा रहे थे, एक मुख्यमंत्री को उस अपने प्रदेश अध्यक्ष के मातहत एक महामंत्री के खिलाफ खुद अपने लेटर पैड पे शिकायत अनुशासन समिति को करनी पड़ी थी। उसके बावजूद आज दिनांक तक वो महामंत्री नहीं हटे, लेकिन
प्रदेश अध्यक्ष हटे। ये भी है कि हटने के 24 घंटे के अंदर उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ गया। तमाम तरह की चीजों के बावजूद केंद्र में भूपेश बघेल हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति को अपने ऊपर केंद्रित रखा है। उन्होंने पूरी कोशिश कवायद की। उन्होंने, उनके कई चाहने वालों ने जो घोषित तौर पे सलाहकार हैं, अघोषित तौर पे सलाहकार हैं, उन सबकी ये कोशिश सफल रही है कि पूरा जो सियासत का मुद्दा है, जो केंद्र है, वो भूपेश बघेल बने रहें, और वो बिल्कुल बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी अगर वो ये चाहे बीजेपी, तो हम पिछले 6 महीने, 8 महीने, साल भर का जो भी, 2 साल का जो भी देखें पीरियड, तो घूम फिर के मसला, आरोपों का केंद्र भूपेश बघेल पर चला जाता है। हालांकि भूपेश बघेल जी के जो उनकी आरोप की जो शैली रही है, जो उनकी आक्रामक शैली रही है, वो 2018 नवंबर से लेके आज दिनांक तक, जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक नाम पर जरूर केंद्रित रहे हैं, वो है डॉक्टर रमन सिंह का। ऐसी कोई स्थिति होती कि हम उनके भाषणों को रिकॉर्ड कर पाते और गिनती गिन पाते कि कितने बार डॉक्टर रमन सिंह का नाम भूपेश बघेल जी ने लिया है, तो पता लगता कि शायद उन्होंने अपने कांग्रेस के आराध्य आदर्शों का नाम कम लिया होगा, डॉक्टर रमन का नाम कभी वो भूले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये जो एक जो शैली है जिस पर कांग्रेस का हमला होता है, इस पर वो कम रहे हैं। वो रमन सिंह पर ज्यादा रहे। तो आपने बीच में जो एक बात कही थी कि रमन सिंह को लेकर अब क्या स्थिति है, तो रमन सिंह पार्टी के भीतर प्रासंगिक बने रहे, क्योंकि पार्टी के भीतर उनके विरोधियों ने उनको प्रासंगिक बनाए रखा, लेकिन उससे ज्यादा उनको राजनीति में अमृत दिया खुद भूपेश बघेल जी ने। उन्होंने कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जब डॉक्टर रमन सिंह की याद पत्रकारों को उन्होंने न दिलाई हो और उसके जरिए जनता को न दिलाई हो। गाहे बगाहे जैसा समय रहा, जैसा स्थान रहा, वो रमन का नाम लेते रहे, और रमन का इतने बार उन्होंने नाम ले लिया कि रमन अब प्रासंगिक है, मुकम्मल रूप से प्रासंगिक है। तो भूपेश बघेल आरोपों के भी केंद्र में हैं, और भूपेश बघेल भी कांग्रेस के अपने भीतर खाने भी इस केंद्र में है कि हर चीज में उनको केंद्रित रख के ही कोई चुनाव लिया जाए, कोई मुद्दा लिया जाए। कांग्रेस के भीतर यूं भी इसको समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी, आप कह रहे हैं, क्या ये बाइनरी भूपेश बघेल की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती है कि रमन सिंह के 15 साल बनाम भूपेश बघेल के 5 साल इसकी तुलना हो? रमन सिंह सवर्ण जाति से आते हैं, भूपेश बघेल ओबीसी जाति से आते हैं, सामाजिक वर्ग में इसकी तुलना हो। रमन सिंह और जो बाकी सब नेता हैं उनके मुकाबले भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़िया पहचान, लोकल बॉय, वो वाला जो पूरा प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जैसे हम केंद्र में बात करते हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो, उसी तरह से भूपेश बघेल की ये योजना है कि उनको वर्सेस में रमन सिंह के साथ रखा जाए और फिर तुलना करके देखी जाए, और उन्हें और उनके समर्थकों को लगता है कि ये चुनावी रूप से उनके लिए फायदेमंद होगा, एक। और दूसरा, उन्हें लगता है कि जो कांग्रेस की अंदर खाने की राजनीति में, जिसमें टीएस सिंहदेव समेत कई जो दावेदार हैं, चैलेंजर हैं, उनके मुकाबले उनकी पोजीशन और मजबूत होगी। इसके दो मतलब बिल्कुल विरुद्ध भी इसका एक नजरिया बनता है। कांग्रेस के भीतर का जो आप जो जिक्र कर रहे थे, उसमें मसला ये है कि मैंने हालिया दिनों ये पूछा था जब समितियों का बात चली कि भाई समितियां बन रही हैं, इसमें ये पुराने चेहरे शामिल होंगे क्या, टीएस सिंहदेव आप शामिल होंगे क्या, या बाकी लोग जो उस 2018 के संघर्ष के दौर में बिल्कुल कदम ताल साथ साथ कर रहे थे, वो शामिल होंगे क्या। जब मोहन मरकाम को हटाने की भरपूर जद्दोजहद जब चलती थी, तो ये प्रश्न मैं कई कांग्रेस के कद्दावरों से पूछता था कि भाई उनको हटाने की बात है, तो मुझे साझे तौर पे ये जवाब आता था कि जब 70 प्लस की बात है, 75 पार की बात है, इतना आत्मविश्वास है, इतनी सारी चीजें हैं, तो किसी को हटाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए कोई नहीं हटना चाहिए, ये व्यंग की तरह कहा जाता था। और दूसरा, जब समितियों में मैंने जानना चाहा कि क्या वो पुराने लोग होंगे, तो टीएस सिंहदेव ने मुझे ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि घोषणा पत्र समिति में या इस तरीके की समितियों में होना चाहिए, अब नए लोगों की बारी है, वो आए। लेकिन सिंहदेव की इस बात के साथ ये बात भी है जो कि कई बार कह चुके हैं, जब लोग उनके कार्यालय या निवास का घेराव करने पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि मैंने वादा जरूर किया था, पर जब उसे करने की बारी आई तो मेरे बस में नहीं है, मैं उसको नहीं कर सकता और जवाबदेही किसी और को मिली है। ये कई ऐसे कारण और भी कई क्षत्रपों के साथ जुड़े रहे हैं। कई क्षत्रप बोले, कई क्षत्रप चुप रहे।
मगर उन्होंने बिल्कुल आहिस्ते से इस गेम को छोड़ा नहीं है। ये एक प्रकार से चुनौती की तरफ फिर से भूपेश बघेल और उनके शुभचिंतकों के लिए दे दी गई है कि चलिए आप ही केंद्र बने रहे। आपने कई मौकों पर दर्प दलन कर दिया, सार्वजनिक दर्प दलन किया है, अब ये मौका भी आप ही ले लीजिए, ये चुनौती मानिए, इसको कांटों का साथ समझिए, इसको फूलों का हार समझिए, अब आप ही के नेतृत्व में करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा उसमें आपको अपना पूरी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। श्रेय की बात तो खैर दूसरी रहेगी। ये कांग्रेस के भीतर खाने जो मैं समझ पाया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में तुलनात्मक विषय वाला मामला है, तो आदरणीय सुनील सर जो कह रहे थे या आलोक सर जो कह रहे थे, बिल्कुल ये सही है। रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 15 साल का मुख्यमंत्रित्व काल था, बहुत बड़ा समय होता है, एक पूरा युग, मतलब 15 साल हम यही मानते हैं कालखंड होता है, उसमें मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह। लेकिन रमन सिंह जिस तरीके से उनका जो उनके मुख्यमंत्री रहते बीजेपी अपने सबसे धरातल वाले स्थिति पे पहुंची, सबसे नीचे गई, उस समय भी रमन ही सीएम थे। तो बीजेपी के भीतर खाने कोई उनके शुभचिंतकों की संख्या कम है ऐसा कतई नहीं है। उनके खासकर 2008 और बहुत तेज स्पीड आई इसमें 2013 के बाद, जब बीजेपी के भीतर खाने रमन सिंह के विरोधी बहुत मुखर हुए, बहुत सक्रिय हुए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है जो बीजेपी का ये हश्र हुआ था, जिसमें संघ की नाराजगी भी शामिल थी। लेकिन मसला जो आ जाता है बार बार कि शायद ये बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता कि भूपेश जी से जब प्रश्न होता था या कि प्रश्न होता है अभी भी, जब किसी मसले को लेकर उन पर आरोप की तरह बात आता है कि ये कैसे हो गया, तो वो अक्सर आप उसको बचाव में कह लें या ये शायद कोशिश है कि मुझे कह रहे हो पर रमन सिंह के समय तो ये भी हुआ था, तो गाहे बगाहे किसी न किसी स्वरूप में रमन सिंह को वो अपने साथ ले आते हैं, अपने समकक्ष खड़ा कर देते हैं, जो शायद सही नहीं है। उन्होंने इतने बार उनका नाम ले लिया है कि वो प्रसंगहीन हो गए थे शायद, लेकिन वो फिर से उसको खींच के ले आए उनको। ये बिल्कुल सही है कि वो रमन सिंह के इकलौता ऐसा चेहरा है जिनकी व्यापक पहचान है, जिसके पीछे 15 साल का उनका मुख्यमंत्रित्व काल है। लेकिन उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी विनम्रता, ये जो उनके व्यक्तित्व का एक आयाम है, जो अगर गढ़ा गया तो इतनी कुशलता से गढ़ा गया है कि अब तक वो टूटा नहीं है। रमन सिंह के व्यक्तित्व का ये वो हिस्सा है। तो उसको बार बार अपने सबसे प्रमुख शत्रु को बार बार इस तरीके से याद करना कि वो लोगों के दिमाग में जाने लग जाए, मुझे लगता है कि शायद ये सही नहीं था या नहीं है। मगर अभी स्थिति यही है कि रमन सिंह अगर पुनर्जीवित मान लेते हैं कि पुनर्जीवित है, हालांकि जितना बीजेपी को मैं समझ पाया, जो बीजेपी मुझे दिखती रही जिस भी तरीके से, जिस भी तेवर से इन 5 सालों में, रमन अप्रासंगिक थे ऐसा कतई नहीं है। जो भी निर्णय होते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, फिर वो चाहे नेता प्रतिपक्ष का बनना, फिर वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष का बनना हो, या कोई महत्वपूर्ण निर्णय रहे हों, या अभी ये जो 21 सीटों का ये जो एक नजारा सामने आया है, इस नजारे में रमन सिंह निगलेक्ट हो गए या उन्हें दरकिनार कर दिया गया, ऐसा कतई नहीं है। वो पूरी तरीके से शामिल रहे हैं, उनके जानकारी में पूरी चीजें थी, तो ये मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है सुनील जी, भूपेश बघेल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, 4.25 साल नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे आंकेंगे उनको, बताइए सर। देखिए, भूपेश बघेल जो हैं वो विपक्ष के समय से इतने दमदार रहे, जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो आखिरी के 5 साल रमन सिंह की सरकार के समय, उन्होंने बड़े दमदारी से काम किया और चुनाव भी उन्होंने बड़ा शानदार लड़ा। और जिस तरह से जीत के आए और गंगा जल लेके जो उन्होंने शपथ ली थी उनकी पार्टी ने, तो उन्होंने कुछ बड़े वायदे तो आनन फानन पूरे कर दिए, जिसमें किसान की कर्ज माफी सबसे बड़ा वायदा था। हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में इससे बड़ा शायद कोई वायदा हो नहीं सकता अगर वहाँ किसानी ज़्यादा है तो। दूसरा, धान के दाम जो अंधाधुंध ज़्यादा देना उन्होंने शुरू किया था, मोदी सरकार लगातार पीछे लगे रही कि अगर आप धान के इतने दाम देंगे तो हम आपसे चावल नहीं खरीदेंगे एफसीआई के मार्फत। लेकिन भूपेश बघेल ने कोई ना कोई रास्ता निकाल के किसानों को दाम दिया। ये 2 चीज़ें। तीसरा, भूपेश बघेल के काम का मूल्यांकन अगर करना है, मुझको लगता है छत्तीसगढ़ में उन्होंने हिंदुत्व की ए टीम बनने में कामयाबी पाई है और बीजेपी हिंदुत्व की बी टीम यहाँ पर बन गई है। उन्होंने गाय छीन ली, उन्होंने राम छीन लिया, उन्होंने
कौशल्या छीन ली। और मैं मजाक में कहीं कहीं कहता भी हूं कि अगर बीजेपी कहीं पे राम गिनाती है तो भूपेश बघेल कहते हैं तुम्हारे पास राम है, मेरे पास राम की माँ है। कुछ इस किस्म का माहौल उन्होंने यहाँ बनाया है कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार हो गए हैं। उनसे ज्यादा भगवा, उनसे ज्यादा केसरिया छत्तीसगढ़ में कोई नहीं रह गया। कुछ ऐसा माहौल है। लेकिन अगर आप मूल्यांकन करने को कहेंगे तो मुझको एक बड़ा मुझको सदमा लगता है जब मैं देखता हूं कि हिंदुत्व, अपने आप को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए भूपेश बघेल ने, उनकी सरकार ने और उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों को भुला दिया है पूरे तरह से। उनके ऊपर जहां ज्यादती हो, जहां जुल्म हो, भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से किसी ईसाई के लिए, किसी मुसलमान के लिए आवाज उठाने वाले कोई नहीं है। उनकी सरकार में जो मुस्लिम मंत्री हैं, वो मंत्री भी किसी मुस्लिम के सांप्रदायिक कत्ल पे मुंह नहीं खोलते। तो एक अजीब सा माहौल इस प्रदेश में हो गया है जहां पे अल्पसंख्यकों को बचाना, उनको जिंदा रखना, इसको भी मानो हिंदुत्व विरोधी मानकर उसको अनदेखा किया जा रहा है। मुझको लगता है ये तो सरकार की एक जिम्मेदारी है। इसके लिए किसी घोषणा पत्र की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखते कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। वो तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुनियादी एलिमेंट है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तानी संविधान के बुनियाद में जो बात है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की जो बात है, उसमें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार सोच समझकर नाकामयाब हुई है। जब इन्होंने यहाँ पर ईसाइयों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, बस्तर में जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उनको सरकार सोच समझकर अनदेखा कर रही है। जो बीरनपुर नाम के छोटे से गांव में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, हत्याएं हुई वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की, वहां पे हिंदुओं के लिए तो बीजेपी वहां जाके आ गई। पूरा विधायक दल डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में हिंदू परिवार में जाके आ गया। मुस्लिम घर के सामने से धूल उड़ाते ये काफिला निकल गया, लेकिन बीजेपी वहां नहीं गई। ये तो समझ में आता है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल, वहां के स्थानीय कांग्रेस विधायक जो कि मंत्री भी हैं रविंद्र चौबे, अकेले मुस्लिम मंत्री भूपेश बघेल के, इनमें से एक ने भी उस गांव जाकर उस मुस्लिम परिवार में हमदर्दी तक जाहिर नहीं की जिसमें अब केवल 2 विधवाएं बच गई हैं। 4 बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ 2 विधवा बच गई हैं। किसी एक ने वहां पर जाकर बात नहीं की। वहां से 10 किलोमीटर तक जाकर इनके मंत्री जन्मदिन मना के आ गए। भूपेश बघेल अभी वहां जाकर आ गए 10 किलोमीटर दूर, लेकिन उस गांव में उस मुस्लिम परिवार, उस साहू हिंदू परिवार, किसी के यहाँ ये नहीं गए। मैं इसको चुनावी कामयाबी नाकामयाबी से जोड़कर नहीं देखता, मैं इसको एक सांतिक नाकामयाबी के रूप में देखता हूं। हो सकता न रोक पाए, हो सकता है उनके पास में कोई विकल्प न हो कि हमको तो जाना, आखिर में कांग्रेस को ही साथ देना है, हम बीजेपी के साथ थोड़ी चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझको लगता है कि ये एक सैद्धांतिक शिकस्त है यहाँ पर जी कांग्रेस पार्टी की और भूपेश बघेल की। ठीक, तो उसके बिना उनका मूल्यांकन नहीं करूंगा। किसानों के लिए जितना किया है, कर्ज माफी और धान काम, उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। इस तबके के बीच में, किसानों के बीच में वो सबसे कामयाब नेता हैं, उनके सबसे जन कल्याणकारी नेता हैं। शायद चुनाव में उनकी जीत में ये तबका सबसे अधिक योगदान देगा। जहां तक बीरनपुर की उस घटना का सवाल है जहां पर कि उन्होंने कहा कि सरकार वो नहीं की मुस्लिम पक्ष के लिए जो कि करना चाहिए था, तो मैं बीरनपुर में था, मैंने वहां पर प्रशासन को देखा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो अगर अभी आज नहीं बोली जा सकती, वो शायद कभी किसी समय जब स्थितियां बहुत अनुकूल होंगी और लोग बहुत सहजता से सब स्वीकारना चाहेंगे तो बोलना सही होगा। उस समय सरकार ने जो किया, जो सरकार की भूमिका थी, वो बहुत सही थी, इसमें कोई इनकार नहीं है। भूपेश बघेल सरकार ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि उसके अलावा विकल्प नहीं था। सरकार ने राहत दी और उन्हें दी जो वास्तविक पीड़ित थे। इस बात के और अगर कोई अर्थ निकलते हैं
तो मैं उसको नहीं रोकूंगा, नहीं कहूंगा, लेकिन उसको मैं और परिमार्जित भी नहीं करूंगा, उसका विश्लेषण भी नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि ये उस स्थिति और उस जगह के लिए सही फैसला था, सही निर्णय था। भूपेश सरकार वहां गलत नहीं है। जहां तक मिशनरीज का मसला है तो निश्चित तौर पे सुनील सर से डिसएग्री का कोई सवाल नहीं, आलोक सर से डिसएग्री का कोई सवाल नहीं, मैं तो सीखता हूं उनसे। लेकिन मैंने ये देखा है कि भूपेश बघेल हिंदुत्व को कोई उन्होंने उस पर कोई कब्जा नहीं किया, लेकिन हाँ बीजेपी से मुद्दा छीन लिया है। मुद्दा छीनने में और कब्जा उस पर ले लेने में बहुत अंतर होता है। भूपेश बघेल ने जो मूल कांग्रेसी स्वरूप है उसको लेकर कभी भी कोई उससे दूर वो नहीं गए हैं। ये दिलचस्प है कि घटनाएं हुई हैं, लगातार आरोप आए हैं, लेकिन कार्रवाई भी हुई है। ये जब जो नारायणपुर का घटनाक्रम आलोक सर बता रहे थे, जहां पर की हिंसक मुठभेड़ हुई, जहां पे धर्मांतरित आदिवासियों ने हमला किया और क्लैशेस हुए। ये क्लैशेस इतने बढ़े कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है पूर्व आदिवासी, उनको अलग से प्रशासन ने एक सेंटर दिया, शेल्टर दिया, वहां रहे। प्रशासन ने जब कार्यवाही की तो वो कार्यवाही चर्चित चिन्हांकित जो हिंदूवादी संगठन है उन पर की थी, और उसको लेके भी हंगामा बवाल खड़ा हुआ था। तो भूपेश बघेल पर यह आरोप लगा देना या आरोप की तरह उसको पढ़ देना कि ये तो हिंदुत्व के एक ऐसे ए टीम बन गए हैं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं उन दोनों जगहों पर लगातार जा रहा हूं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड मसले हैं वहां पर, या कि बीरनपुर जैसे जो मसले हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं जो बीजेपी का कोर इशू है, बहुत प्रिय इशू है, उसको बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। और भूपेश जी ने बड़ी सफलता से, बहुत साधे तरीके से, जिसमें उनके प्रशासन का, उनके तंत्र का उन्होंने मुकम्मल इस्तेमाल किया है, उसको छीना है। मगर छीनने का अर्थ यह नहीं है कि वो अति हिंदुत्ववाद या हिंदुत्व के एक नए चेहरे बन गए हैं, ए ग्रेड बन गए हैं और बीजेपी के लिए वो जगह खाली हो गई है। बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो गई है कि आप सांप्रदायिकता हम आपको नहीं करने देंगे, इस पे इशू खड़ा नहीं करने देंगे। इस पर तो हमने ये सवाल एक लकीर खींच दी है। राम का मुद्दा है तो राम वनगमन पथ है, गाय का मुद्दा है तो गौठान के मुद्दे हैं, गौठान है, गौमूत्र है, गोबर है। ये बिल्कुल सही कि गौठान के इशू पे भ्रष्टाचार के मसले उठ रहे हैं लगातार, और उस पर सरकार ने ही जो जवाब दिया है वो सरकार उस पर फंसी हुई है। लेकिन उसका कोई कार्ड खेल जाए कि उससे कोई धर्म विशेष या मत विशेष उद्वेलित हो जाए, वो अवसर भूपेश बघेल ने छीन लिया है। आलोक पुतुल जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क, भूपेश बघेल सरकार, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और उनकी सरकार की परफॉर्मेंस, और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, और क्या एक इसमें एक और सवाल, सॉरी, कि क्या पार्टी में उनका कोई चैलेंजर नहीं है? उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल सीमेंट कर रखी है, मजबूत कर रखी है। आपने जो आखिरी सवाल पूछा वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं जी। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदार थे, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत। 2.5 साल पर यह तय हुआ कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे। किन्हीं कारणों से जो है वो वादा पूरा नहीं हो पाया। भूपेश बघेल लगातार बने रह गए। ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि उनका कोई चैलेंजर नहीं है। चरणदास महंत को अगर मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा तो वो जाहिर तौर पे बनेंगे। टीएस सिंहदेव बार बार दोहराते रहते हैं, स्वाभाविक दावेदार हैं। ताम्रध्वज साहू भी हैं। तो मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल को भले चुनौती नहीं मिल रही हो, लेकिन चुनाव के समय, चुनाव के बाद क्या हालात बनेंगे वो कहना थोड़ा मुश्किल है। दावेदार ढेर सारे हैं। पहला सवाल आपने जो कहा कि मुद्दे क्या होंगे, स्थिति कैसी होगी, परफॉर्मेंस क्या रहा है। आदिवासी इलाकों में, बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी इलाकों में जो नाराजगी है उसको कम कर पाने में भूपेश बघेल लगभग असफल साबित हुए हैं। आज की तारीख में अकेले बस्तर में लगभग 25 जगहों पर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। कहीं 2 महीने से, कहीं 4 महीने से, कहीं 2 साल से। और राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उन आदिवासियों से मिलने की जहमत नहीं उठा रहा है। प्रशासनिक अफसर कह देते हैं कि इन आंदोलनों के पीछे माओवादी हैं। मैं बार बार इस बात को लेकर खुश होता हूं कि कम से कम माओवादी हथियारबंद आंदोलन को छोड़ के
संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में अगर प्रदर्शन कर ही रहे हैं तो इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। सरकार को तो कम से कम संवाद करना चाहिए, लेकिन संवाद करने की बात तो छोड़िए, सिलगेर जैसे इलाके में तो सरकार ने गोली चलाई और उसमें आदिवासी मारे गए। इसके ठीक उलट छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्से में सरगुजा का जो हिस्सा है, वहां आदिवासी हसदेव अरण्य को बचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसी हसदेव के इलाके में पहुंचकर, आदिवासियों के बीच पहुंचकर जो वहां की कोयला खदानें हैं उसके खिलाफ आदिवासियों के साथ खड़े होने का दावा करते थे, दंभ भरते थे। चुनाव खत्म होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस इलाके में उन्हीं खदानों को जो है आवंटित करने का काम किया जिसके खिलाफ सरकार खड़ी थी। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है करप्शन का। करप्शन को लेके भूपेश बघेल सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। हालत यह है कि राज्य में सबसे बड़ा, पिछले 20 सालों का जो सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है वो है नान का घोटाला, नागरिक आपूर्ति निगम का घोटाला। तो नान घोटाले के जो दो मुख्य आरोपी रहे हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, दोनों आईएएस अफसर, इन दोनों को जेल भिजवाने के लिए भूपेश बघेल ने विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस के लोगों ने याचिकाएं दायर की, आंदोलन किए, धरना दिया और जब सरकार बन के आई तो ये दो अफसर राज्य के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसरों में शुमार हुए। हालत यह है कि डॉक्टर आलोक शुक्ला की सेवानिवृत्ति के बाद उनको फिर से नियुक्त किया गया और आज की तारीख में वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे 8 विभागों के सचिव बने हुए हैं। सौरभ ने एक सवाल किया था अभी कि क्या भूपेश बघेल को पार्टी के भीतर कोई चुनौती रह गई है कि नहीं। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ अरसा पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। ये चुनौती का एक हिस्सा था, ये चुनौती की वजह से बनाना पड़ा था। कोई चीफ मिनिस्टर कोई डिप्टी नहीं चाहता है तो ये बनाना पड़ा था। दूसरा एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है जो मेरे जो दोनों पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं शायद इनको पता हो कि क्या भूपेश बघेल के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई चुनौती नहीं रह गई है। मैं उसी पहलू पे एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। ये चुनौती उसी से साबित होती है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया टीएस सिंहदेव को। कोई चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से अपना एक डिप्टी सीएम नहीं चाहता, खासकर उसको तो बिल्कुल ही नहीं चाहता जो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार रहा है इतने बरस से। इसके साथ साथ एक दूसरी दिलचस्प घटना और हुई है, उसको समझना चाहिए। अभी तक छत्तीसगढ़ में लगातार जो सम्मेलन चल रहे थे उनको भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे से सम्मेलन चल रहे थे चारों तरफ। भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे से सम्मेलन चल रहे थे। अभी जो सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे आए और बहुत सारे नेता आए, इस सम्मेलन में पोस्टर के नारे बदल गए, पोस्टर के, होर्डिंग के, सबके नारे बदल गए। भूपेश है तो भरोसा है की जगह भरोसे की सरकार हो गया। और मुझको जो पता लगा है वो ये है कि ये एक सामूहिक लीडरशिप को प्रोजेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम की जगह एक भरोसे की सरकार, ऐसा शब्द वहां पर रखा गया, उसको रिप्लेस किया गया है। तो भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा अगर भरोसे की सरकार में तब्दील किया गया है और इस नारे के छपे हुए पोस्टर जितने थे, जो होर्डिंग बनी हुई थी, शायद टी शर्ट बने हुए थे, उनको रोका गया, तो इससे ऐसा लगता है कि पार्टी जो है अभी चुनौती किसी को किसी के लिए नहीं मान रही है, लेकिन पार्टी अभी एक सामूहिक नेतृत्व को पेश कर रही है कि लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा एक सामूहिक नेतृत्व है, ऐसा मुझको लग रहा है। ये एक फर्क जो है ये भूपेश के लिए सीधे चुनौती की शक्ल में मैं नहीं देखता, लेकिन मैं इसको एक कंबाइंड लीडरशिप की तरह देख रहा हूं कि पोस्टरों से, टी शर्ट से अगर ये नारा हटाया गया है और नया नारा लाया गया है कि भरोसे की सरकार, तो इसके मायने देखने चाहिए। जी सुनील जी, आप कोई कहानी सुना रहे थे।
देखिए, कहानी ये है कि जिन राम विचार नेताओं को अभी सरगुजा से टिकट दिया गया है, आदिवासी नेता हैं, ये रमन सिंह के समय पंचायत मंत्री थे ये। और रमन सिंह ने इनको एक दिन बुलाकर कहा कि आपको होम मिनिस्टर बनना है, चूंकि हम बस्तर में सलवा जुडूम शुरू कर रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या में आदिवासी मर सकते हैं। तो राम विचार नेता मेरे पास आए पूछने के लिए। उनका जैसे भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा राम विचार नेताओं के लिए सुनील है तो भरोसा है किस्म का था। तो वो मेरे से राय लेने कभी कभी आ जाते थे। तो वो मुझसे पूछने आए कि मुझको कहा जा रहा है कि सलवा जुडूम शुरू होना है, बस्तर में आदिवासी मौतें होंगी, तो बृजमोहन अग्रवाल को गृह मंत्री अब रखना ठीक नहीं है, ऐसे में एक आदिवासी को गृह मंत्री बनाना है। तो मुझको कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह कि आप गृह मंत्री बनो, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनके हित में कहा कि आप मना करेंगे तो किसी दूसरे आदिवासी को गृह मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन आपके नाम से पार्टी में ये बात दर्ज हो जाएगी कि आपने जिम्मेदारी और चुनौती के मौके पर पार्टी को पीठ दिखा दी, पार्टी को दगा दे दिया। तो आपके हित में ये है, क्योंकि ऐसा कोई अभियान बस्तर में सलवा जुडूम नाम का जिसमें मौतें होंगी बड़ी संख्या में, ये गृह मंत्री तो नहीं चलाएगा, ये तो मुख्यमंत्री ही चलाएगा। तो आपको अगर कहा जा रहा है तो आपको जाना चाहिए, आपको मंजूर करना चाहिए चुनौती को। तो राम विचार नेता मेरे पास से उठ के गए और जाकर उन्होंने हाँ कहा रमन सिंह को, और उसके बाद वो गृह मंत्री बने और अगले दिन से सलवा जुडूम शुरू हुआ, जो इतिहास में दर्ज है कि उसमें कितने जुल्म हुए, कितनी मौतें हुई, दसियों हजार लोगों की बेदखली हुई, 25-50 हजार लोग शायद आज तक बस्तर लौट नहीं पाए हैं, इतना सब कुछ हुआ। तो राम विचार नेता जिनको अभी कैंडिडेट बनाया गया है, मेरा ये मानना है कि बस्तर के एक बड़े हिस्से के, जितना नक्सल प्रभावित हिस्सा है, वहां के लोगों के, जो सलवा जुडूम प्रभावित लोग हैं, उनके बीच में राम विचार नेताओं की वो यादें हैं। ये अलग बात है कि बस्तर में राम विचार नेताओं के वोटर नहीं है, उनके वोटर तो सरगुजा में हैं जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस कहानी को भूलना नहीं चाहिए। ये कहानी आदिवासियों के ऊपर जुल्म की एक कहानी के रूप में दर्ज है, जिसमें राम विचार नेताओं का कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं था। लेकिन रमन सिंह की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े उस वक्त के बस्तर के नेता, उनके साथ में मिलकर ये सलवा जुडूम जो चलाया था, उसमें राम विचार नेताओं को एक आदिवासी गृह मंत्री चाहिए, इसलिए आदिवासी को गृह मंत्री बनाया गया था। ये एक दर्दनाक कहानी है, ये कोई बहुत मजे की कहानी नहीं है, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत देखी हुई है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी की है ये कहानी। मैं खुद गवाह हूं इसका, इसलिए मैं इसको यहाँ पर दर्ज कर रहा हूं कि राम विचार नेताओं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, बस्तर के एक बड़े हिस्से में राम विचार नेताओं को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर यादें बड़ी दुख भरी भी हैं।